हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, आज हम चल रहे हैं मारवाड़ रियासत को लेकर के, और राजस्थान के इतिहास में हमने आपको मेवाड़ रियासत कराई, पूरी आदित्य से लेकर के और आपके भोपाल सिंह तक पूरी मेवाड़ रियासत कराई। उसके मेवाड़ के बाद आज चलते हम मारवाड़ रियासत को लेकर के। मित्रों, हमने जब आपको रियासतों के बारे में बताया था कि पूरे संपूर्ण भारत में 562 जो है 565 रियासतें थी। 562 या 565, कई पुस्तकों में 565 मिलेंगी, कई में 562 मिलती हैं। तो संपूर्ण भारत में 565 या 562 रियासतें थी। और हमारे राजस्थान की हम बात करें तो 19 रियासतों की हम बात कर रहे थे। तो 19 रियासतों में सबसे पहली जो रियासत थी वो हमने मेवाड़ रियासत आपको कराई। मित्रों, मेवाड़ रियासत पर गोयल वंश ने शासन किया, और अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको मारवाड़ रियासत, और मारवाड़ रियासत पर राठौड़ वंश ने शासन किया। राठौड़ कहते हैं, कुछ विद्वानों का मत है, जैसे मूढ़ोत नरसी जैसे विद्वान है, वो बताते हैं कि जो राठौड़ थे वो दक्षिण भारत का एक राजवंश था, जिसे हम राष्ट्रकूट वंश कहते हैं। और राष्ट्रकूट वंश का ही आगे चल के ये वंशज कहे जाते हैं। जो राठौड़ हैं वो राष्ट्रकूटों के ही वंशज माने जाते हैं। बात करते हैं हम मारवाड़ रियासत की, तो मारवाड़ रियासत पर किस वंश ने शासन किया? वो है राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश कहते हैं राठौड़ बनाए राष्ट्रकूट से। राष्ट्रकूट कहाँ शासन करते थे? दक्षिण भारत में। कहाँ पे? दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। कौन? राष्ट्रकूट वंश। बात करते हैं मारवाड़, और मारवाड़ जो है इसके अन्य नाम भी हैं। जैसे हम मारवाड़ के अन्य नाम, जैसे मरु प्रदेश हम बात करें, मरु प्रदेश, मरु कहते हैं रेत, यानी रेगिस्तान का जो प्रदेश है, जिस प्रदेश में रेगिस्तान है या रेती रेत है, इस कारण इसको मरु प्रदेश। दानव प्रदेश, दानव का मतलब भी क्या होता है? रेत से होता है, यानी जहाँ रेगिस्तान है वो प्रदेश कौन सा कहलाएगा? दानव प्रदेश। और जोदाड़ा, यानी कि हम बात करें मारवाड़ की, और मारवाड़ का जो केंद्र बिंदु है वो है जोधपुर। अगर दिमाग में जोधपुर आता है तो स्वतः ही मारवाड़ का जिक्र आ जाएगा, यानी जोधपुर जो है मुख्य केंद्र है, और इसको ही मारवाड़ को ही जोदाड़ा के नाम से जाना जाता है। जोदाड़ा यानी जोधपुर। अब बात करते हैं जो हमारी मारवाड़ रियासत है, इस मारवाड़ रियासत में कौन कौन से राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो देखते हैं। पहला है जैसलमेर। जैसलमेर के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि जैसलमेर जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? जिला है। और इस जिले में, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। यानी कि यहाँ पर रेती रेत है, जैसलमेर में रेगिस्तान है, और इसलिए यहाँ जनसंख्या तो कम निवास करती है, लेकिन क्षेत्रफल पूरा है, लेकिन कोई मतलब का नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ही कम मात्रा में वनस्पति है, पानी का अभाव है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, और चारों तरफ रेत के दौरे हैं। तो ये जो जिला है कौन सा? जैसलमेर। और किसके अंदर आता है? ये मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में बाड़मेर की हम बात करें तो बाड़मेर भी मारवाड़ में पड़ता है। पाली, जालौर, सिरोही और जोधपुर जो है इसका केंद्र बिंदु माना जाता है। जोधपुर जो है इसका केंद्र बिंदु माना जाता है। किसका? मारवाड़ का। तो मारवाड़ का केंद्र बिंदु जोधपुर माना जाता है। अब बात करते हैं हम कि मारवाड़ पर जिस वंश ने शासन किया है वो राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश के बारे में या राठौड़ों के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। बात करते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की। इतिहासकार हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, और गोपीनाथ शर्मा ने बताया है कि राठौड़ जो है वो दक्षिण भारत के एक वंश था जिसका नाम है राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूटों से ही निकल के आए हैं। यानी दक्षिण भारत का एक वंश था राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूटों से ही निकल के आए क्या? राठौड़। तो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? राष्ट्रकूटों से हुई है। कौन बताते हैं? ये बताते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। अब बात करते हैं मूढ़ोत नरसी की। इतिहासकार मूढ़ोत नरसी जो है वो बताते हैं कि एक राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, यानी राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे? जयचंद गढ़वाल। इसके बारे में आपको जानकारी होगी, क्योंकि हम बात करें पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मौसी का लड़का था जयचंद गढ़वाल। बात करते हैं कि दिल्ली का एक शासक थे अनंगपाल तोमर। दिल्ली के शासक कौन थे? अनंगपाल तोमर। और अनंगपाल तोमर की दो पुत्रियां थीं।
एक पुत्री का विवाह कर दिया जाता है चौहान वंश में, और जिसका नाम है कर्पूरी देवी। किसके लिए? सोमेश्वर चौहान के लिए। और दूसरी पुत्री का विवाह कर दिया जाता है राजपूत वंश में, और राजपूत वंश में उस पुत्री का लड़का है जिसका नाम है जयचंद गढ़वाल। यह कन्नौज का शासक था। कन्नौज के गढ़वाल वंश का शासक था कौन? जयचंद गढ़वाल। अब क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद में आपसी विद्वेष पैदा हो जाता है किसी बात को लेकर के। यानी कि कहते हैं कि दिल्ली के शासन को लेकर के इन दोनों में आपसी मतभेद था, और कहते हैं कि मोहम्मद गौरी को भी किसने? जयचंद ने आमंत्रित किया था। पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। मित्रों, जो जयचंद है, ये जयचंद पहले तो मोहम्मद गौरी के साथ में लड़ा, यानी मोहम्मद गौरी के साथ में था, और 1191 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है पराजित हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और इस द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर देते हैं, और पराजित करके बंदी बना करके अपने अफगान क्षेत्र ले जाते हैं। उसके बाद में 1194 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम है चंदावर का युद्ध। हम आगे पढ़ाएंगे आपको चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध जो होता है वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य होता है। मित्रों, इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की तरफ से एक तीर जो है वो जयचंद की आंख में लग जाता है, जिसके कारण जयचंद की मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं, कुछ विद्वान बताते हैं, जैसे मूढ़ोत नरसी जो कहे वो कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल जो है इसका ही पोता था, जो कौन? राव सिया। बात करते हैं राव सिया, तो आगे हम पढ़ेंगे राव सिया की, लेकिन इससे पहले हमें कुछ बातों को और जानना है कि जैसे हम बात करें इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, तो कर्नल जेम्स टॉड इनको क्या बताते हैं? सूर्यवंशी बताते हैं। मारवाड़ के शासक जो हैं, राजपूत जो है वो सूर्यवंशी है, ऐसा कौन बताते हैं? कर्नल जेम्स टॉड बताते हैं। कर्नल जेम्स टॉड को हम इतिहास में घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं हम जोधपुर की, तो जोधपुर यानी मारवाड़। तो जोधपुर शहर की स्थापना तो बाद में की जाएगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं पहले मारवाड़ की। तो मारवाड़ पर जिन शासकों ने शासन किया है उनका हम क्रमबद्ध रूप से पंक्तिबद्ध होकर के देखेंगे कि शासक कौन कौन से हुए हैं। सबसे पहले हम बात करें राव सिया की, तो राव सिया जो है वो जो मारवाड़ का आदि पुरुष कहे जाते हैं। कौन? राव सिया। और राव सिया के बाद में शासक बनते हैं राव आस्करण। कौन बनते हैं? राव आस्करण बनते हैं। और राव आस्करण के बाद में क्रम आता है राव दुलड़ का। राव आस्करण के बाद में शासक बनते हैं राव दुलड़, और राव दुलड़ के बाद में शासक बनते हैं राव चूड़ा। और राव चूड़ा के देखिए, राव चूड़ा का ही उत्तराधिकारी था जिसका नाम था राव सलखा। और राव सलखा के दो पुत्र हुए, एक था राव बीरमदेव और दूसरा था राव मल्लीनाथ। तो ये जो है यहाँ पे इनका कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे जो शासक बनते हैं राव चूड़ा के बाद में, राव चूड़ा जो है उसके बाद में शासक बनते हैं, यानी कि राव चूड़ा जो है वो कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं, कान्हा को। अब क्या होता है, इसी क्रम में जोधपुर के शासक कौन बनते हैं? राव रणमल बनते हैं। और राव रणमल का जो पुत्र है उत्तराधिकारी होता है उसका नाम है राव जोधा। राव रणमल के बारे में हमने मेवाड़ रियासत में अच्छी तरह करवाया था कि राव रणमल जो है उनकी एक बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई, और हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर देते हैं। कौन? राव रणमल। इसमें एक लॉजिक था कि शादी जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जाती है, यानी कि राणा लाखा के लिए संबंध नहीं गया था। यह संबंध जो गया था वो गया था राणा चूड़ा के लिए संबंध गया था। लेकिन बातों ही बातों में क्या होता है, ये शादी जो है राणा लाखा से करनी पड़ती है, और संधि इस शर्त के मुताबिक शादी होती है कि हंसाबाई और राणा लाखा से जो पुत्र पैदा होगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा। तो अंत में यानी कि हंसाबाई और राणा लाखा से जो पुत्र हुआ उसका नाम था मोकल, और मोकल की हत्या चाचा मेरा ने कर दी। और मोकल के बाद में उसका पुत्र आया महाराणा कुंभा जो शासक बनते हैं, और कुंभा का उत्तराधिकारी राव रणमल रहता है। राव रणमल जो है मेवाड़ में जो उच्च पद थे उन पर राठौड़ों की नियुक्ति कर देते हैं। उसके बाद हम बात करें कि राव रणमल ने क्या किया कि जो वहाँ के जो मुख्य पदाधिकारी थे और मुख्य जो प्रशासन था वो अपने हाथ में ले लिया।
एक भारमली नामक दासी, राम रणमल की एक दासी थी जिसका नाम था भारमली, और ये भारमली जो है कुंभा से प्रेम करती थी, और राम रणमल जो है कुंभा की हत्या करना चाहते थे। क्योंकि इस साजिश के बारे में कुंभा को पता चल गया था, तो इसे दासी से ये दासी जो थी भारमली, ये भारमली दासी कुंभा से प्रेम करती थी, कुंभा से प्रेम करती थी। तो कुंभा ने इस दासी भारमली के द्वारा किसको, राम रणमल को जहर दिवा दिया गया, जिसके कारण राम रणमल की मेवाड़ में ही मृत्यु हो जाती है। और उसी टाइम पर मेवाड़ में उसका पुत्र रामजोधा भी उपस्थित था। तो कुछ राठौड़ों ने, राठौड़ सरदारों ने आवाज़ लगाई कि भाग जोधा भाग, थारो रणमल मारो जाए। तो जो है कौन, रामजोधा वहाँ से निकल जाते हैं। रामजोधा मारवाड़ के शासक बनते हैं। मारवाड़ के शासक रामजोधा के बाद में बात करते हैं, ये 3 शासक बनते हैं। रामजोधा के बाद में 3 शासक कौन कौन है? पहला है राव सातल देव, और राव सातल देव के बाद में राव सूजा, और तीसरा है राव बीका। 3 शासक होते हैं, राव सातल देव, राव सूजा और राव बीका। देखिए राव सातल देव जो है वो सातलमेर नगर बसाते हैं, सातलमेर नगर। तो सातलमेर नगर बसाया जाता है किसके द्वारा? राव सातल देव के द्वारा। सातलमेर नगर बसाया जाता है मित्रों किसके द्वारा? राव सातल देव के द्वारा। और बात करते हैं जो बीका है वो बीकानेर नगर बसा देंगे, बीकानेर नगर। तो बीकानेर नगर बसा दिया गया राव बीका के द्वारा। और ये बीकानेर जो है वो जांगल प्रदेश, और जिसकी राजधानी थी अछत्रपुर जो राजधानी बनती है जांगल प्रदेश की। और ये बीका जो है वो राठौड़ वंश की नींव रखते हैं, किसकी कृपा से? यानी कर्णी माता की कृपा से, कर्णी माता के आशीर्वाद से ये बीकानेर नगर की स्थापना करते हैं। बात करते हैं जो राव सूजा है, राव सूजा की जो है क्रम चलता है आगे। और देखिए राव सूजा के बाद में उसके बाद शासक बनते हैं कौन? राव गंगा। ये राव सूजा के बाद क्रम चल रहा है, और यहाँ पहुँच के हम राव गंगा शासक बनते हैं। और बात करते हैं खानवा के युद्ध के समय, यानी राणा सांगा के समय, मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के मध्य एक युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। बहुत ही निर्णायक और प्रसिद्ध युद्ध था। इस युद्ध में जो पाती प्रवण प्रथा, यानी महाराणा सांगा के द्वारा पाती प्रवण प्रथा चलाई गई थी, और इस पाती प्रवण प्रथा के तहत जो सेना भेजी गई थी, तो प्रत्येक यानी राजपुताने से जो प्रत्येक सरदार थे या जो शासक थे उन्होंने सभी ने सहायता की थी। तो बात करते हैं मारवाड़ की, तो मारवाड़ के शासक उस टाइम पर कौन थे? राव गंगा थे। और राव गंगा ने अपने पुत्र राम मालदेव को 4000 की सेना सहित, कितनी? 4000 की सेना सहित भेजा था। किस युद्ध को? खानवा के युद्ध को लड़ने के लिए। और यही मालदेव जो है वो राणा सांगा जब घायल हो जाते हैं तो घोड़े पे बिठा करके और एक बसवा दौसा ले जाते हैं। कौन? राव मालदेव। ये वही मालदेव है। तो राव गंगा के बाद में शासक बने कौन? राव मालदेव। और मालदेव के बाद में शासक बनते हैं राव चंद्रसेन। बात करते हैं राव चंद्रसेन की, तो जो अकबर जो है मुगल शासक अकबर क्या करता है? नागौर दरबार का आयोजन करता है। नागौर दरबार का आयोजन किया था 1570 ईस्वी में। तो इस राव चंद्रसेन भी वो वहाँ उपस्थित होते हैं। और इधर बात करते हैं मेवाड़ के शासक कौन? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का जब राज तिलक होता है तो महाराणा प्रताप का 2 बार राज तिलक किया गया था मित्रों। तो पहली बार जो है वो जल्दबाजी में किया गया था गोकुंदा के अंदर, और दूसरी बार जो राज तिलक किया गया था वो विधिवत रूप से किया गया था कुंभलगढ़ के दुर्ग में। तो कहते हैं कि राव चंद्रसेन भी उस राज तिलक के समारोह में उपस्थित हुए थे। और राव चंद्रसेन जो है वो मारवाड़ के भूला बिसरा शासक के नाम से भी जाने जाते हैं, और महाराणा प्रताप के अग्रगामी भी कहे जाते हैं। कौन? राव चंद्रसेन। उसके बाद में शासक बनते हैं मोटा राजा उदय सिंह शासक बनते हैं। और मोटा राजा उदय सिंह के बाद में क्रम आता है राव सूरसिंह का। मोटा राजा उदय सिंह के बाद में शासक कौन बनते हैं? राव सूरसिंह बनते हैं। और राव सूरसिंह के बाद में शासक बनते हैं कौन? राव गज सिंह। इन्हें कुछ लोग गजय सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो गज सिंह शासक बनते हैं। और गज सिंह के बाद में शासक बनते हैं कौन? जसवंत सिंह, जिन्होंने जोधपुर के अंदर उम्मेद भवन या जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया, ये वही जसवंत सिंह है। उसके बाद में एक शासक बनते हैं जोधपुर के, वो है अजीत सिंह। तो अजीत भवन पैलेस जो इन्होंने बनवाया। उसके बाद में बात करते हैं शासक बनते हैं अभय सिंह। और देखिए अभय सिंह जो शासक थे उस टाइम पर क्या हुआ?
अभय सिंह के टाइम पर क्या होता है कि जो खिजड़िली आंदोलन होता है, खिजड़िली अमृता बिश्नोई के नेतृत्व में जो खिजड़िली आंदोलन होता है वो होता है किसके टाइम पर? अभय सिंह के टाइम पर। उसके बाद में शासक बनते हैं विजय सिंह, और विजय सिंह के बाद में शासक बनते हैं भीम सिंह। और कहते हैं 1857 की क्रांति के समय शासक थे कौन थे? भीम सिंह थे। और भीम सिंह के बाद में शासक बनते हैं मान सिंह। तो मान सिंह जो है वो कन्फ्यूजन का विषय है। क्यों? क्योंकि मित्रों हर जगह मान सिंह शासक जो है हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम आमेर की बात करें तो कछवा शासक मान सिंह है, उसके बाद यहाँ भी मान सिंह है, और अगर हम बात करें ग्वालियर के शासक वो भी मान सिंह हैं। तो मान सिंह यहाँ हमें कन्फ्यूजन मिटाना है कि ये मान सिंह कौन से हैं। ये मारवाड़ के शासक मान सिंह है। उसके बाद में शासक बनते हैं तख्त सिंह। मान सिंह के बाद में शासक कौन बनते हैं मित्रों? तख्त सिंह बनते हैं। और तख्त सिंह के बाद बनते हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह शासक बनते हैं। और सरदार सिंह के बाद में जो अंतिम शासक बनते हैं वो है हनुमंत सिंह। मित्रों हनुमंत सिंह जो है वो मारवाड़ के अंतिम शासक कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमंत सिंह के टाइम पर क्या होता है, राजस्थान का एकीकरण हो जाता है। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। एकीकरण का वीडियो हमने अपने संस्कार एकेडमी पिपला चैनल पर दे रखा है, यूट्यूब चैनल पर। आप वहां जाकर के उसे सर्च करके देख सकते हैं। तो राजस्थान का एकीकरण हमने अच्छी तरह वहां समझा रखा है कि कितने चरणों में कैसे कैसे हुआ और कौन कौन के टाइम पर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो रहा पूरा एक रूपरेखा ड्राफ्ट जो है वो किसके बारे में? मारवाड़ रियासत के जो है शासकों के बारे में। मारवाड़ रियासत के शासकों का पूरा ड्राफ्ट मैंने आपको समझा दिया कि वंश वृक्ष जो है वो पूरा समझा दिया कि कौन कौन से शासक हुए और उसके बाद कौन सा हुआ। अब चलते हम एक एक शासक को लेकर के और बात करते हैं राव सिया की। राव सिया ये मुख्य हैं शासक हैं, कहाँ के? मारवाड़ के। राव सिया मारवाड़ के मुख्य शासक हैं। क्यों हैं? क्योंकि कहते हैं कि ये जो है वास्तविक शासक या संस्थापक माने जाते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के। मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? वो है राव सिया। और ऐसा कहा जाता है कि चंदावर का युद्ध मैंने अभी आपको बताया था कि 1194 ईस्वी में जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गौरी के मध्य एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं चंदावर का युद्ध। और इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की तरफ से जयचंद की आंख में तीर लग जाता है, जिससे क्या हो जाता है? जयचंद की मृत्यु हो जाती है। और मित्रों ऐसा कहा जाता है कि राव सिया जो थे वो पौत्र थे किसके? जयचंद गढ़वाल के। जयचंद गढ़वाल के पौत्र हुआ करते थे, नाती हुआ करते थे। कौन? राव सिया। राव सिया वहाँ से यानी कन्नौज से छोड़ करके और कहाँ जाते हैं? ये आ जाते हैं कहाँ? मारवाड़ क्षेत्र में आ जाते हैं और यहाँ पर अपना एक राठौड़ वंश की नींव रखते हैं। कौन से वंश की? राठौड़ वंश की नींव रखते हैं। कौन? राव सिया। तो मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक या आदि पुरुष कौन कहा जाता है? तो वो है राव सिया। अब बात करते हैं, राव सिया जो है वो एक बार गुजरात अभियान पे गए थे। तो गुजरात अभियान पे क्या हुआ? गुजरात के यानी सोलंकी सरदार थे। गुजरात के एक सोलंकी सरदार थे और जिसकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था पार्वती सोलंकी। पार्वती सोलंकी का जो है विवाह हो जाता है किसके साथ? राव सिया के साथ। राव सिया के साथ पार्वती सोलंकी का विवाह हो जाता है। और कहते हैं कि 1273 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? राव सिया के द्वारा। तो राव सिया मित्रों हमने आपको दिखाया कि राव सिया जो है वो मारवाड़ का संस्थापक या आदि पुरुष है। मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक है। मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव जो रखी जाती है वो राव सिया के द्वारा रखी जाती है। उसके बाद में मृत्यु की हम बात करें कि राव सिया की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी बीठू गांव। और बीठू गांव कहाँ पड़ता है मित्रों? पाली जिले में, पाली के अंदर पड़ता है बीठू गांव। और कहते हैं कि गायों की रक्षा करते हुए बीठू गांव पाली में किसकी? राव सिया की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में शासक कौन बनते हैं? राव आस्करण बनते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था राव सिया, और राव सिया के बाद में शासक कौन? आस्करण। तो देखिए आस्करण क्या होता है? आस्करण ने अपना केंद्र बिंदु जो बनाया था वो उसे बनाया था गुंदोज को। किसको बनाया? गुंदोज को अपना केंद्र बिंदु बनाया। उसके बाद में हम बात करें कि आस्करण ने जलालुद्दीन खिलजी के साथ में क्या किया था? युद्ध किया। राव आस्करण ने जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में जलालुद्दीन खिलजी से हार गए थे। कौन? राव आस्करण।
जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा हरा दिए गए थे। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं राव धूलड़ की। राव धूलड़, तो राव आस्करण के बाद में शासक कौन बनते हैं मित्रों? राव धूलड़ बनते हैं। और राव धूलड़ कहते हैं कि राव धूलड़ जो है वो कर्नाटक से नागड़ेची माता की काष्ठ की मूर्ति को लाते हैं। कर्नाटक से नागड़ेची माता की काष्ठ की मूर्ति को लाते हैं और कहाँ पे? नगाड़ा गांव। नगाड़ा गांव कहाँ पड़ता है मित्रों? बाड़मेर के अंदर। तो नगाड़ा गांव में स्थापित कर देते हैं। किसको? नागड़ेची माता की काष्ठ की लकड़ी की मूर्ति लाते हैं और नगाड़ा गांव बाड़मेर में स्थापित कर देते हैं और एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो मित्रों यहाँ आपके लिए एक प्रश्न बनता है कि जो नागड़ेची माता है वो किनकी कुल देवी है, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। उसके बाद में जो नगाड़ा गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी घूमर गैर जैसे नृत्य होते हैं, तो गैर नृत्य जो होता है वो कहाँ किया जाता है मित्रों? वो किया जाता है नगाड़ा गांव बाड़मेर में। तो मित्रों ये हमारा पूरी रूपरेखा हमने आपको बताई। उसके बाद राव सिया के बाद राव आस्करण और राव आस्करण के बाद राव धूलड़। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलते हैं हम रावचूड़ा। देखिए रावचूड़ा का जो टाइम है वो है 1395, यानी कि 1395 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए मंडोर के बारे में कई तथ्य हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि जो मंडोर है वो मिला था दहेज में। दहेज में मिला था किसको? रावचूड़ा को। रावचूड़ा को दहेज में मिला था क्या? मंडोर। और ये बीरमदेव के पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये? बीरमदेव के पुत्र। रावचूड़ा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा प्रारंभ की थी। यह भी मुख्य बिंदु है रावचूड़ा का कि रावचूड़ा ने सामंत प्रथा प्रारंभ की। और शिवाजी का जो चरित्र है उनमें देखने को मिलता है। शिवाजी जो मराठा शिवाजी थे उनका चरित्र देखने को मिलता है किसमें? रावचूड़ा में। देखिए इनकी जो रानी थी किशोरी देवी, और किशोरी देवी के कहने पर इन्होंने किसको? कान्हा को अपना शासक बनाया था। मित्रों ये तो आपने मेवाड़ रियासत में पढ़ा था कि रणमल और हंसाबाई को जब किशोरी देवी ने घर से निकलवा दिया तो किशोरी देवी ने कान्हा को उत्तराधिकारी बनवाया। किसका? मारवाड़ का। किसके कहने पर? किशोरी देवी के कहने पर रावचूड़ा ने कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसके बाद में हम देखें तो मंडोर की स्थापना 6वीं शताब्दी में की गई थी। किसके द्वारा? हरिश्चंद्र के द्वारा। अगर इसके प्राचीन नाम की हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम है मांडव्यपुर। क्या नाम है? मांडव्यपुर। एक रावण मंदिर भी है। कहाँ पे? मंडोर में। कहते हैं कि रामायण का जो रावण है उसका मंदिर भी कहाँ पे है? मंडोर में। और यह विश्व का एकमात्र मंदिर है। कहाँ पे? मंडोर में। मंडोर में रावण की राजधानी थी। और मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी का गांव था ये। तो ये नहीं, यानी कि रावण की क्या हुई? ससुराल। कहते हैं कि ससुराल सुख की सार दिना 2-4 दिना 10-20 पना ... अब आप लगा सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए रावण मंदिर, तो रावण मंदिर कहाँ पे है? मंडोर में है। मंडोर को 6वीं शताब्दी में बसाया था किसने? हरिश्चंद्र ने। इसका प्राचीन नाम क्या है? मांडव्यपुर है। और रावण मंदिर कहाँ पे है? मंडोर में है। मंदोदरी का गांव भी मंडोर है, यानी ससुराल थी रावण की। उसके बाद में हम बात करें, रावण की एक इष्ट देवी थी जिसका नाम था खरारना देवी, और इसका मंदिर भी कहाँ है? मंडोर में बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मित्रों कहाँ पे है? मंडोर में है। और यहीं पे हम बात करते हैं कि जब हमने कीर्ति स्तंभ आपको कराया था तो 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां कहाँ मिलती हैं? तो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ में मिलती हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये तो हुए हमारे रावचूड़ा। और रावचूड़ा के बारे में आपको पता ही है कि रावचूड़ा की एक रानी थी जिसके 2 पुत्र, यानी एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रणमल, पुत्री का नाम हंसाबाई, और दूसरी रानी थी किशोरी देवी, और किशोरी देवी का पुत्र था कान्हा, और कान्हा को शासक बना दिया गया किशोरी देवी के कहने पर, और रणमल और हंसाबाई को निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद में क्या होता है? रणमल यानी कान्हा की मृत्यु के बाद रणमल जो है मारवाड़ का शासक बनता है। और किशोरी देवी का जो रणमल ने हंसाबाई का विवाह किया था राणा लाखा के साथ, और राणा लाखा और हंसाबाई का एक पुत्र था मोकल। मैंने काफ़ी बार इसकी चर्चा आपसे की है। तो राव रणमल शासक बनते हैं। और बात करते हैं, इनकी पत्नी का नाम था कोडमदे।
कोडमदे उनकी पत्नी का नाम था और इन्होंने कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया, यानी अपने नाम पर कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया। और बात करते हैं जब ये मेवाड़ में थे तो मेवाड़ में इनको दड़ला गांव की जो जागीर थी वो प्राप्त थी, यानी महाराणा कुंभा शासक थे और ये जो है संरक्षक महाराणा कुंभा के संरक्षक थे, क्योंकि हंसाबाई उनकी बहन थी, किसकी, रणमल की। तो हंसाबाई ने कुंभा का संरक्षक बना दिया था किसको, रणमल को, और दड़ला गांव की जागीर भी इन्हें प्राप्त थी। बात करते हैं ये राव रणमल जो है इन्होंने बहुत बड़ी पॉलिसी चलाई और मेवाड़ में सभी जगह उच्च पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी। और प्लान तो यहाँ तक हो गए थे कि महाराणा कुंभा की हत्या भी करना चाहते थे, लेकिन इनकी एक दासी थी भारमली, और भारमली जो है वो कुंभा से प्रेम करती थी। इस बात के बारे में कुंभा को पता चलता है भारमली के द्वारा, और भारमली जो है वो जहर दे देती है, यानी कुंभा के कहने पर भारमली जहर दे देती है किसको, राव रणमल को। और 1438 ईस्वी में राव रणमल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में शासक बनते हैं राव जोधा, और कहते हैं कि राव रणमल की मृत्यु मेवाड़ में हुई थी, और मेवाड़ में उस टाइम पर जब राव रणमल की मृत्यु हो गई तो राठौड़ सरदारों ने आवाज़ लगाई कि भाग जोधा भाग, थारो रणमल मारो जाए। तो वहाँ से जोधा जो है भाग जाते हैं, और भाग करके कहाँ पहुँच जाते हैं, काहुनी गांव पहुँच जाते हैं। पीछे से मेवाड़ी सेना उनका पीछा करती है और काहुनी गांव में सुरक्षित रूप से पहुँच जाते हैं। और काहुनी गांव में वो उनकी जो मुलाकात होती है वो होती है हड़बू जी से। हड़बू जी जिनको आप सभी जानते ही हैं, हड़बू जी जो है वो पंच पीरों में शुमार हैं। अगर देखा जाए तो ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं, और इनका जो मंदिर है वो बेंगटी गांव में है। बेंगटी गांव में इनकी एक बैलगाड़ी है, और बैलगाड़ी की पूजा होती है किनके, हड़बू जी के। और कहते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं, हड़बू जी से आशीर्वाद लेते हैं, और आशीर्वाद लेने के बाद में अक्का ससौदिया की सहायता से ये जो है पुनः मंडोर को प्राप्त कर लेते हैं। मंडोर को राजधानी किसने बनाया, कमेंट में आपको आंसर देना है मित्रों कि मंडोर को राजधानी किसने बनाया, और मंडोर किसके द्वारा और कब बसाई गई थी। बात करते हैं 12 मई 1459 ईस्वी को। तो 12 मई 1459 ईस्वी को जोधपुर शहर बसाया गया, किसके द्वारा, राव जोधा के द्वारा। तो राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी को जोधपुर शहर बसाया गया। जोधपुर को हम देखें तो इनको ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से जाना जाता है। सन सिटी इसे सूर्य नगरी, और ब्लू सिटी क्योंकि नीले रंग से पुता हुआ है इस कारण इसको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। आपको पता ही है राजस्थान में एक और नगर है जो गुलाबी रंग से पुता हुआ है। तो मित्रों मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग से पोतने वाले या पुताई करने वाले, गुलाबी रंग से रंगने वाले जो है शासक थे वो कौन है, कमेंट में आपको आंसर देना है। तो नीला शहर कहते हैं किसको, जोधपुर को, सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। अब बात करते हैं 1453 में क्या हुआ था। देखिए इधर क्या है, आवल बावल की संधि होती है 1453 में, और आवल बावल की संधि जो है वो हंसाबाई करवाती है। क्यों, क्योंकि इधर मारवाड़ के शासक कौन है, राव जोधा, और मेवाड़ के शासक कौन है, महाराणा कुंभा। दोनों के मध्य आपसी संघर्ष चलता है, और इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए जो हंसाबाई है वो इन दोनों के मध्य आवल बावल की संधि करवाती है। आवल बावल की संधि 1453 में की जाती है। और देखिए आंवला और बबूल के पेड़ों के द्वारा यानी सीमाएं निर्धारित की जाती है। आंवला के पेड़ और बबूल के पेड़ों से सीमाएं निर्धारित की जाती है, इस कारण इस संधि का नाम आवल बावल की संधि पड़ता है। और इस संधि के तहत क्या होता है कि राव जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र रायमल से कर देते। तो इस संधि के तहत क्या हुआ, श्रृंगार देवी का विवाह किससे कर दिया गया, महाराणा कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र रायमल से कर दिया गया। श्रृंगार देवी ने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया, और इस गोसुंडी बावड़ी पर गोसुंडी शिलालेख लिखा हुआ है। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण कौन करवाते हैं, श्रृंगार देवी करवाती है। और इस गोसुंडी बावड़ी पर क्या लिखा हुआ है, गोसुंडी शिलालेख लिखा हुआ है। और इस शिलालेख से वैष्णव धर्म की, राजस्थान में वैष्णव धर्म की सर्वप्रथम जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो गोसुंडी शिलालेख से प्राप्त होती है। उसके बाद हम बात करें कि राव जोधा की पत्नी का नाम था जसमादे। राव जोधा की पत्नी का नाम था जसमादे, और जसमादे जो है वो रानीसर तालाब का निर्माण करवाती है। कहाँ पर, जोधपुर में। जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण कौन करवाती है, वो है जसमादे। और जसमादे कौन है, राव जोधा की पत्नी। उसके बाद में राव जोधा जो है वो मेहरानगढ़ का निर्माण करवाते हैं। कहाँ पर, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही दीवारें चिंदी जाती हैं और वो रात को गिर जाती है,
कई बार ऐसा होने के बाद जब जो राव जोधा है वो कड़ी माता के पास जाते हैं और कड़ी माता के आशीर्वाद से, यानी कड़ी माता के द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी जाती है, किसकी, मेहरानगढ़ दुर्ग की। और कहते हैं कि राजा राम नामक युवक ने इसमें क्या दी थी, बलि दी थी अपनी, और तब जाकर के ये मेहरानगढ़ दुर्ग बन के तैयार हुआ था। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये देवी देवताओं के द्वारा बनवाया गया दुर्ग है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बनाया दुर्ग किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तो मित्रों, चिड़िया टू की पहाड़ी पर बनाया गया दुर्ग कौन सा है, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग के हम बारे में बात करें तो इसको गढ़ चिंतामणि, कागमुखी और मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। अगर हम बात करें इसे डिटेल की, तो इसकी डिटेल जो है वो आपको संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल की जब क्लासें होंगी, क्लास संस्कृति की, तो उसके अंदर आपको सारे दुर्ग पढ़ने को मिलेंगे और वो हमारे अनूप सर के द्वारा करवाई जाएंगी। यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में टोटल डिटेल जो है, यानी दुर्गों के बारे में सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। तो हम बस इतना ही बता रहे हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण किसने करवाया, कि राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। गढ़ चिंतामणि कहते हैं इसे, काकमुखी कहते हैं, और मयूर जैसी आकृति होने के कारण इसको मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। और कहते हैं कि वहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर भी है। कहाँ पे, मेहरानगढ़ दुर्ग पे। और एक बार क्या हुआ, 30 सितंबर 2008 को वहाँ पर चामुंडा माता के मंदिर पर क्या हो गई, भगदड़ हो गई, और भगदड़ में काफ़ी लोग मारे गए। इस भगदड़ में काफ़ी लोग मारे गए। सरकार ने इसके ऊपर कमेटी बैठाई और कमेटी का नाम रखा गया जसराज चोपड़ा कमेटी। यानी जसराज चोपड़ा के नेतृत्व में कमेटी आई और उस कमेटी का जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। तो मित्रों, ये जो है घटना हुई थी 23 सितंबर 2008 को। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलते हैं मित्रों। तो देखिए, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, उस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में एक विद्वान है जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग देवी देवताओं द्वारा बनाया गया है। यानी कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है, इतना विशाल दुर्ग है, इस दुर्ग को मानव के बस की बात तो है नहीं बनाना। यानी कि देवी देवता किसने कहा, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा। उसके बाद हम बात करते हैं कैनेडी की। तो कैनेडी ने इनको विश्व का 8वां अजूबा कहा है, विश्व का 8वां अजूबा कहा है कैनेडी ने। किसको, मेहरानगढ़ दुर्ग को। कहते हैं 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वां मेहरानगढ़। किसने कहा, कैनेडी ने। एक फिल्म में भी कहा गया है कि 7 अजूबे इस दुनिया में, 8 भी अपनी जोड़ी, टूटे से भी ना टूटे। ये धर्मवीर की जोड़ी, यानी कि धर्मवीर की जोड़ी आपको, यानी कि कैनेडी और जोड़ी याद रखनी है। तो विश्व का 8वां अजूबा कहा है कैनेडी ने। और बात करते हैं जोधा का राज तिलक। ध्यान मित्रों, जोधा का जो राज तिलक किया गया था वो अखेराज के द्वारा किया गया था। अखेराज ने अपना अंगूठा काट करके और ये राज तिलक किया था। और ये अखेराज जिसको बगड़ी गांव की जागीर प्राप्त थी, अखेराज को बगड़ी गांव की जागीर प्राप्त थी। और मित्रों, इतिहास में कहा जाता है कि जोधपुर शासकों का जो राज तिलक है वो बगड़ी के सरदारों द्वारा किया जाता है। जोधपुर के शासकों का जो राज तिलक है वो बगड़ी के सरदारों के द्वारा किया जाता है। मित्रों, यहीं पर मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको मेवाड़ रियासत के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ रियासत में जो शासक हैं उन शासकों का राज तिलक भील सरदारों के द्वारा किया जाता है। तो भील सरदारों के द्वारा किया जाता है और मारवाड़ यानी जोधपुर के शासकों का राज तिलक बगड़ी के सरदारों द्वारा किया जाता है। महाराजा सरदार सिंह के बाद में, महाराजा सरदार सिंह हुए और महाराजा सरदार सिंह के बाद में ये जो प्रथा है, यानी बगड़ी के सरदारों द्वारा जो राज तिलक होता था, ये प्रथा बिल्कुल पूरी तरह समाप्त कर दी गई। बात करते हैं कि राव जोधा, और राव जोधा के बाद में 3 शासक निकल के आते हैं। मित्रों, मैंने वहाँ भी शुरुआत में वंश वृक्ष मैंने आपको बताया था, तो वहाँ भी आपको बताया कि राव जोधा के बाद में 3 शासक कौन कौन है। पहला है राव सातल देव, दूसरा है राव सूजा और तीसरा है राव बीका। यहाँ से जो कहते हैं ना, यहाँ से शाखाएं अलग अलग बट जाएंगी। यानी कि बीका जो है वो बीकानेर की स्थापना करेंगे, बीकानेर की स्थापना करेंगे। कौन, बीका। और बीकानेर में राठौर वंश की स्थापना राव बीका के द्वारा की जाएगी। जबकि सातल देव जो है सातलमेर नगर की स्थापना करेंगे। और कहते हैं कि सातल देव ने क्या किया था, एक अजमेर के हकीम थे मल्लू खां,
अजमेर के हाकिम थे मल्लू खां, और मल्लू खां के सेनापति थे घुड़ला। उस घुड़ला ने क्या किया, 140 अविवाहित कन्याओं को बंदी बना लिया था। इस 140 अविवाहित कन्याओं को छुड़वाया था किन्होंने, सातल देव ने। और क्या किया, जो पीपाड़ नामक स्थान था, पीपाड़ में 140 अविवाहित कन्याओं को मुक्त कराया और इस घुड़ला खां की गर्दन काट करके अलग कर दी। इन 140 कन्याओं ने प्रसन्नता पूर्वक क्या किया, घुड़ला खां का जो सिर है उसको बीच में रख करके और यहाँ यानी चारों तरफ क्या किया, खुशी से डांस किया, नृत्य किया। और ये नृत्य जो है वो घुड़ला नृत्य के नाम से जाना जाता है, घुड़ला नृत्य के नाम से जाना जाता है। और क्या किया मित्रों, इस सातल देव ने क्या किया, जो घुड़ला की पुत्री थी जिनका नाम था गिंदोली, इस गिंदोली को उठाकर ले गया और उससे विवाह किया। गिंदोली के कहने पर यानी गिंदोली ने एक निवेदन किया कि मैं अपने पिता के नाम पर जो नृत्य है घुड़ला नृत्य, उसकी परंपरा को शुरू रखना चाहती हूँ, और यानी घुड़ला नृत्य को मैं मारवाड़ में जारी रखना चाहती हूँ। तो सातल देव ने अनुमति दे दी और गिंदोली ने इस घुड़ला को मनाया, घुड़ला नृत्य को बनाया। और ये प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन घुड़ला नृत्य किया जाता है, प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है। बात करते हैं कोसाणा गांव में क्या हुआ, सातल देव जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर सातल देव का जो है हिस्ट्री खत्म होती है सातल देव की। उसके बाद में राव बीका की हम देखें तो राव बीका 1465 ईस्वी में राठौड़ वंश की नींव रखते हैं। किसकी आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से क्या करते हैं, राठौड़ वंश की नींव रखते हैं और बीकानेर नगर की स्थापना जो है वो 1438 ईस्वी में कर देते हैं। 1438 में बीकानेर शहर बसाया जाता है, किसके द्वारा, राव बीका के द्वारा। मित्रों अब रह गए हमारे कौन, राव सूजा। तो ये राव सूजा वाली जो है शाखा ये चलेगी, जो मैंने आपको इतने सारे जो शासक कराए मारवाड़ में वो राव सूजा के आगे के शासक हैं, और ये शासक आपको आने वाली अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। मित्रों तो आपने अगर संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।